वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं सुबोध विद्वा। फिर इस वीडियो में आपसे मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं। मैं आज इसमें चर्चा करूंगा आपसे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। स्पोकन इंग्लिश में जितना इम्पोर्टेंस टेंस का है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके पैसिव वॉइस का है। ठीक है मित्रों, तो चलिए पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको पैसिव वॉइस को चेंज करना भी सीखेंगे और पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि हमारा इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है तो हम वर्ब को कैसे पहचानें। चलिए मित्रों देखते हैं। एक्टिव वॉइस आपका कर्ता प्रधान वाक्य होता है। इसमें हमेशा वाक्य कर्ता से शुरू होता है, उसके बाद सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया के बाद क्रिया आती है। लेकिन इसमें मित्रों क्रिया हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगाई जाती है कि अगर हैज़ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज़ आर एम है तो आईएनजी लगेगा, अगर सेल विल है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी सजीव होगा एक निर्जीव। इसके बाद प्लस ईटीसी, यानी 5 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके मित्रों, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं। इसका मतलब है ये सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है मित्रों, जब आपका वाक्य सेंटेंस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो डेफिनेटली इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इस थर्ड फॉर्म का अर्थ निकलता है याजा, ईजा, एजा। मैं इसलिए याजा, ईजा, एजा बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बोलोगे उसे बुलाया जाता है, उसे बुलाया गया, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने में आपको मदद मिलेगी। तीसरी बात मित्रों ये है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब बदलोगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, पूरी अंग्रेजी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल दो जगह होता है, एक परफेक्ट टेंस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई परफेक्ट हो, और दूसरा पैसिव वॉइस में होता है। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टेंस। आपको मैं जानता हूं कि आपको टेंस आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको फ्लैशबैक में 2 मिनट में एक चीज़ बताना चाहता हूं जो शायद आपको काम आ जाए। मित्रों ध्यान से सुनिए, शायद ये आपके काम आ सकता है। मित्रों आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, उसमें एस या ई एस, डू या डज होता है जिसका हिंदी अर्थ ता है, ती है, ते है निकलता है, करेक्ट। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बदलते हैं तो एस या ई एस फर्स्ट फॉर्म डू डज को हटाकर एजारएम प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन एजारएम प्लस थर्ड फॉर्म का अर्थ क्या निकलता है? या जाता है, ई जाते हैं, ए जाते हैं। ये मैंने या जा ईजा इसलिए बताया कि जो टेंस की पहचान है उसी पहचान की अगर आगे आपने या जा ईजा एजा लगा दिया तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस माना जाएगा मित्रों। दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा इज़ारएम प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, आप जानते हो, और इसका हिंदी अर्थ निकलता है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। लेकिन इसका हिंदी अर्थ निकलता है या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। यानी रहा है, रही है में कि पहले हमें या जा, ई जा, ए जा लगाना है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, आपका हैज है प्लस थर्ड फॉर्म दिया होता है जिसकी हिंदी अर्थ आप जानते हो कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है। अगर यही आपका जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हैज है थर्ड फॉर्म की जगह आप हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो पैसिव वॉइस में। लेकिन इसका हिंदी अर्थ निकलता है या जा चुका है, ई जा चुकी है, ये जा चुके हैं, या गया है, ई गई है, ए गए हैं। मित्रों ये पास्ट इंडेफिनिट है नेक्स्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ये इसमें टाइम दिया रहता है। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म या डिड लगा होता है जिसकी हिंदी अर्थ आपने देखा है ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, है ना। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, मैं पानी पीता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाते हो तो डिड या सेकंड फॉर्म को हटा करके आप वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो। लेकिन जब वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगी होती तो उसकी हिंदी क्या निकलती है? उसकी हिंदी निकलती है या जाता था, ई जाती थी, ये जाते थे, या गया, ई गई, ए गए। चलिए मित्रों नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, आपको पता है इसका अर्थ निकलता है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो वाज वर्ब आईएनजी की जगह हटाकर आप वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो। इसका हिंदी अर्थ निकलता है या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे। जैसे मुझे बुलाया जा रहा था, उसे खाना खिलाया जा रहा था, करेक्ट। फिर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपने देखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा होता है और उसका हिंदी अर्थ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था निकलता है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाते हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म को हटा करके हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो जिसका हिंदी अर्थ या जा चुका था, ई जा चुकी थी, या गया था, ई गई थी, ये गए थे निकालते हो। जैसे इसमें कहा कि मैं पत्र लिख चुका था, इसमें हो जाएगा पत्र लिखा जा चुका था। ठीक है,
किताबें बेची जा चुकी थी, तो इसका ये अनुवाद होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जिसका अर्थ निकलता रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय दिया रहता है। समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित के लिए फॉर लगाते हैं, लेकिन इसका पैसिवाइज नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने हमेशा देखा सेल विल लगा होता है, जिसका हिंदी अर्थ हम लोग गागी गी निकालते हैं, लेकिन जब इसका पैसिवाइज बनाते हैं ना, तो सेल बिल की जगह सेल बी और विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका अर्थ निकलेगा या जाएगा, ये जाएगी, ये जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेल बी विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, जिसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है, लेकिन इसका पैसिवाइज नहीं बनता है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सेल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसका अर्थ निकलता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आपको पता है। और जब इसका पैसिवाइज बनाते हैं ना, तो सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका अर्थ या जा चुकेगा, ई जा चुकेगी, ये जा चुकेगी, यानी ये आपको वर्ड लगाने पड़ेंगे। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये विल हैव बीन सेल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जिसका होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय साथ में दिया रहता है। ये मेरा बताने का मतलब मित्रों ये था कि अगर कंपटीशन में किसी प्रकार का कोई सेंटेंस आता है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ों से पहचानेंगे कि मान लीजिए अगर हैड, आपने देखा हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी होता है, ठीक है, लेकिन यदि वाक्य में हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पैसिवाइज में है कि एक्टिवाइज में है। यानी जिसके साथ जो क्रिया आती है, किसी के साथ आईएनजी आता है, अगर वहाँ थर्ड फॉर्म दी है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट टेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन पैसिवाइज, करेक्ट। और मान लीजिए कहीं पर सेल विल के साथ बाय द वे फर्स्ट फॉर्म आती हो, अगर सेल बी विल बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट टेंस, यस, इट इज़ इन पैसिवाइज, करेक्ट। सो यू मे अंडरस्टैंड इजीली बाई द इंट्रोड्यूसिंग द मेन वर्ब, करेक्ट सर। चलिए, अब मेरा आशा बताने का यह है कि पहले हम लोग बदलें पैसिवाइज, इसके बाद हम लोग देखें उसका अनुवाद कैसे निकलता है। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश में भी सेंटेंस प्रयोग करते, बोले मुझे बुलाया गया, उसे बुलाया जाएगा, करेक्ट, तो ये दीज आर द पैसिवाइज बट नॉट टेंस। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक एक टेंस का, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, उसका स्पोकन इंग्लिश के लिए उसका ट्रांसलेशन भी आसान हो जाएगा और एक्टिव से पैसिवाइज चेंज करना भी आ जाएगा यदि आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो डेफिनेटली आपको वर्ब फिलिंग का भी ज्ञान हो जाएगा। चलिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे आई गिव हिम अ बुक, ये आपका गिव फर्स्ट फॉर्म दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैंने कहा है, इस बात को गौर करिए कि हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद का लीजिए, भले ही उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा, यानी एक सजीव होगा, एक निर्जीव होगा, बट आपको ऑब्जेक्ट कौन सा लगाना है। आप दो में से किसी ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा, हिम का सब्जेक्ट बना ही, फर्स्ट फॉर्म के साथ एज आर एम बाज बनाना है, ही आपका सिंगुलर है तो एज आ गया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है तो आपका गिवन आ गया, इसके बाद जो बचे हुए वर्ड हैं वो लिख जाएंगे, ठीक है। बाद में आपको बाई सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिवाइज में क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ये हुआ आई गिव हिम ए बुक, इसका हिंदी ट्रांसलेट भी समझते जाइए। आई गिव हिम ए बुक, मैं उसे एक किताब देता हूँ। अगर इसको जब आपकी हिंदी निकालेंगे तो ताहे तीहे में आपको याजा ईजा एजा लगाना पड़ेगा, चूंकि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, करेक्ट, ठीक है। यानी मेरे द्वारा उसे एक किताब दी जाती है। अगर यही आई एम गिविंग होता, आई एम गिविंग हिम ए बुक, तो डेफिनेटली इज आर एम के साथ आईएनजी जब दिया हो तो रहा है, रही है, इसकी पैसिवाइज में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम का बनाया आपने ही, तो क्या बनता, ही इज बीइंग, क्या लगाएंगे आप, ही इज बीइंग गिवन, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। फिर ये आपके अन्य शब्द आ जाएंगे, यानी पहले आपका हिम का ही लगाया, फिर इज आर एम का आईएनजी की जगह इज बीइंग लगाया, फिर वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, इसके बाद ये अन्य शब्द आ गए, बाद में बाई मी आ गया। अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकला कि ही इज बीइंग गिवन ए बुक बाई मी, यानी मेरे द्वारा उसे एक किताब दी जा रही है। इसमें है वह एक किताब, मैं उसे एक किताब दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे द्वारा उसको ये काम, मेरे द्वारा एक किताब उसे दी जा रही है या जा रही है। अगर इसी में आपको लगा दें, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाए इसी में कि आई हैव गिवन हिम ए बुक। अब ये हैज है प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो जब हैज है प्लस थर्ड फॉर्म से आपने पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसका अर्थ चुका है, चुकी है, या है, ये निकलता है कि मैं उसे एक किताब दे चुका हूँ, ठीक है, या मैंने उसे एक किताब दी है।
इसका पैसिवाइज में आपने देखा हैज हैव थर्ड दिया है तो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसका अर्थ या जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं निकालते हैं, या गया है, ई गई है, ए गए हैं निकालते हैं, तो बन जाएगा। अब देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता, आपने हिम को ऑब्जेक्ट माना तो हिम का सब्जेक्ट क्या बना, ही। हिम का सब्जेक्ट क्या बना मित्रों, ही बना। अब इसके बाद हैज हैव का हैज बीन लगाना पड़ेगा आपको, चूंकि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी है, आपको हैज बीन हैव बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म लगाना है। वैसे हैज बीन हैव बीन के साथ इसमें आईएनजी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बट हम लोग वी आर मेकिंग द पैसिवाइज, डेफिनेटली वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई, इसके बाद ये अन्य शब्द आ गए, अ बुक, करेक्ट। इसके बाद बाई, आई का मी लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, बोलने में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसमें अगर आप चाहो तो बाई मी लगा सकते हो, करेक्ट। अब देखो इसका अर्थ ये था कि मैं उसे एक किताब दे चुका हूँ, इसका मतलब हो गया कि मेरे द्वारा उसे एक किताब दी जा चुकी है। अगर बाई मी आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसे एक किताब दी जा चुकी है, ठीक है सर। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। हिंदी अर्थ इसलिए मैं बताता चला जा रहा हूँ कि आपको, चूंकि स्पोकन इंग्लिश में तो सेंटेंस ही बनाने पड़ेंगे ना, ये टेंस हुआ। जब सेकंड फॉर्म लगी है तो सेकंड फॉर्म को मतलब आपको पता है आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते थे, करेक्ट। लेकिन जब सेकंड फॉर्म या डिड दिया होता है तो पैसिवाइज में हमें वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। चलिए, मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद लेते हैं, तो इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, आ बुक, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, आगे लाएंगे, जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट कहलाया, तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। इसमें सेकंड फॉर्म दी है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिवाइज में क्या लगाएंगे आप, वाज वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब। अ बुक वॉज, इसके बाद जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो राइट की हो जाएगी रिटन, करेक्ट, रिटन। अन्य शब्द आ गए टुडे। अब आपको बाई हिम लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए। क्या हुआ, अ बुक वाज रिटन टुडे बाई हिम, ठीक है, यानी उसके द्वारा एक किताब आज लिखी गई। अब अगर यही वाक्य होता आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, मित्रों अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता वाज वर्ब के साथ आईएनजी दिया होता है, जिसका अर्थ निकलता रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन जब वाज वर्ब आईएनजी दिया हो और आपको पैसिवाइज बनाना हो तो वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका अर्थ निकलता है या जा रहा था, ई जा रही थी, ये जा रहे थे। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है आपको पता है, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना है, मतलब आगे लाना है। तो आपका हुआ दिस चेयर, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते अब क्या है, वाज बीइंग, वर बीइंग में कौन लगेगा, वाज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म मेक की हो जाएगी मेड। अब बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। भाई ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाकर पीछे लगा देना है। अर्थ देखिए, ही वॉज मेकिंग अ दिस चेयर, वह यह कुर्सी बना रहा था, अब बनेगा दिस चेयर वॉज बीइंग मेड बाई हिम, उसके द्वारा यह कुर्सी बनाई जा रही थी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में आपको अगर इसकी जगह क्या लगा हो, वाज वर्ब आईएनजी की जगह आपने अगर यहाँ लगा दिया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या, तो कौन सा टेंस हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। पहचान लिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से पास्ट परफेक्ट है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म का अर्थ निकलता चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था। लेकिन जब इसका आप पैसिवाइज बनाएंगे तो हैड प्लस थर्ड की जगह आपका हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हेड की जगह दिस चेयर, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, हैड बीन मेड बाई हिम, अर्थ बदल गया। भाई हेल्पिंग वर्ब बदली तो अर्थ बदल जाएगा। वह यह कुर्सी बना चुका था, ठीक है, लेकिन इसका पैसिवाइज का क्या निकलेगा, यह कुर्सी उसके द्वारा बनाई जा चुकी थी। अब आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हेड बीन लगता है, आईएनजी लगता है, लेकिन इसका पैसिवाइज मित्रों नहीं बनाया जाता है। चलिए अगला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं कि ही विल फिनिश हिज वर्क। मित्रों ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने देखा कि विल लगा है, सेल विल जब दिया हो तो अर्थ निकलता है गागी गे, लेकिन जब इसका पैसिवाइज बनाते हैं तो सेल बी, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए इसका हिंदी अर्थ निकलता है या जाएगा, ये जाएगी, ये जाएंगे। चलिए पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ही विल फिनिश हिज वर्क, वर्क के वर्ब के बाद दिया है हिज वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बनेगा हिज वर्क। जब हिज वर्क हो जाएगा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल सेल के साथ क्या लगाना है, विल बी सेल बी, तो आपने विल बी लगा दिया, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आपका हो गया फिनिश्ड बाई हिम। इसका अर्थ निकलेगा ही विल फिनिश हिज वर्क, वह अपना काम फिनिश करेगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा कि अपना काम उसके द्वारा फिनिश
किया जाएगा, यानी यहाँ गागी ये निकला, यहाँ अर्थ निकलेगा या जाएगा, ई जाएगी, पैसिवाइज होने के नाते। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेल बी विल बी आईएनजी होता है, जिसका अर्थ होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मित्रों, लेकिन इसका पैसिवाइज नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका भी पैसिवाइज नहीं बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अगर ये विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो डेफिनेटली ये फ्यूचर परफेक्ट है, जिसका अर्थ निकलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लेकिन इसका जब पैसिवाइज बनाएंगे तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म की जगह विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और इसका अर्थ निकलेगा या जा चुकेगा, ई जा चुकेगी, ये जा चुकेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद दिया होता है, तो आपका हिज वर्क है लास्ट में, तो हिज वर्क आपने ले लिया। विल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन मित्रों, पैसिवाइज में क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। फिर आपको थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है, ठीक है। इसके बाद बाई हिम, इसका अर्थ क्या निकला? ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम फिनिश कर चुका होगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ क्या होगा कि उस अपना काम उसके द्वारा फिनिश किया जा चुका होगा। ये आपका मैंने स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन बताया है। अब बारी आती है कंपटीशन में वर्ब को कैसे पहचानें। अगर कंपटीशन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है और हमें वर्ब भरनी हो तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें आईएनजी आएगा कि थर्ड फॉर्म आएगी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए कुछ इसी चार्ट के माध्यम से अपन समझते हैं। देखिए मित्रों, अगर सिंगल कभी इज़ारएम मिले तो डेफिनेटली आपको पता है कि इज़ारएम के साथ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, करेक्ट। केवल वाज वर्ब मिले तो समझ जाओगे कि इसमें आईएनजी लगाना है, लेकिन वहीं आपको इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग या वाज बीइंग, वर बीइंग मिल जाए तो आप समझ जाओगे कि बीइंग लगा है यार, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, करेक्ट। जब कभी हैज हैव अकेला मिला हो और वर्ब भरना हो, ऑब्जेक्ट में 4 वर्ब दी हो, फर्स्ट फॉर्म दी हो, सेकंड फॉर्म दी हो, थर्ड फॉर्म दी हो, आईएनजी दिया हो, तो आप समझ जाइए कि केवल जब हैज हैव है तो डेफिनेटली हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आपका हैज बीन मिल जाए, जब हैज बीन हैव बीन मिलेगा तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि अब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएं, करेक्ट। तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि अगर हैज बीन हैव बीन अकेला होगा तो इसके साथ अगर आपको सिंस या फॉर मिल गया, क्या मिला मित्रों? सिंस या फॉर मिलेगा तो निश्चित रूप से आप आईएनजी लगाओगे, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा। तब आप क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ। लेकिन अगर सिंस या फॉर नहीं दिया है और काम किया जाता है, ठीक है, काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। उसी प्रकार सेल विल, अगर सिंगल सेल विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सेल बी विल भी दिया है तो डेफिनेटली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मित्रों। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हुआ होगा मित्रों। चलिए इसी पैसिवाइज का नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे, जो अब आपको इम्परेटिव सेंटेंस पर भी होगा और लेट का कितने प्रकार से प्रयोग होता है उस पर भी होगा। इसके बाद भी मित्रों यदि आपको हेल्पिंग वर्ब में कहीं कोई समस्या है तो मेरा पिछला वीडियो हेल्पिंग वर्ब का देख लीजिएगा, ठीक है मित्रों। इसके बाद भी अगर आपको कोई फिर भी समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, आई विल सॉल्व इट। जय हिंद।